हेलो नमस्कार। तो स्वागत है आपका हमारे वाई एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संत तुकाराम नेशनल कॉलेज का फिजिक्स का पेपर, जो कि पार्ट 1 में आपका रहा है 80 मार्क्स का। और आज उसका आंसर की और उसके कुछ सॉल्यूशंस हम देखेंगे कि कैसा आपने उस पेपर को किया है। आई होप आप सबने अच्छा किया होगा। तो चलिए उसके आंसर की को मिला लेते हैं कि वो कैसा होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में आपको पूछ रहा है कि यहाँ पर सर्किट जो गिवन है उसमें हमारा रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। तो यहाँ पर डायग्राम को ड्रॉ कर लेता हूं मैं जल्दी से आपके लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी रेजिस्टेंस जितने भी हैं यहाँ पर 1 ओम के लिए गए हैं, ठीक है। और यह एक इन्फिनिटी सर्किट है। इन्फिनिटी सर्किट का मतलब है कि ये यहाँ से और भी ऐसे ऐसे ड्रॉन है, वो आपको नहीं पता, लेकिन बाकी सब जितने भी हैं वो सारे के सारे 1 ओम के हैं, ठीक है। सब कुछ 1 ओम का ही है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस अगर होगा तो यहां पर पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, और हमको पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है कहां से कहां के बीच, ए टू बी के बीच। तो आप देखिएगा यहां से जब ए टू बी हम जाएंगे, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस 1 ओम का तो डेफिनेटली आ रहा है हमारे पाथ में। तो ये 1 ओम तो होगा ही, और साथ ही साथ ये वाला रेजिस्टेंस भी होगा जो इस सर्किट से बन रहा होगा, और ये वाला भी रेजिस्टेंस होगा जो कि इस सर्किट से बन रहा होगा। क्योंकि यहाँ पे सारे रेजिस्टेंस 1 ओम के हैं, तो हम जब इसका पैरेलल सर्किट सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका वैल्यू आ रहा होगा लेस देन 1 ओम, और इस साइड के भी वैल्यू जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा लेस देन 1 ओम, ठीक है। जब हम इसको और इसको और ये जो 1 ओम का है इन तीनों को जब हम ऐड कर रहे होंगे तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना वो आएगा आपका 3 ओम से लेस एंड 1 ओम से डेफिनेटली मोर। तो आपका ऑप्शन नंबर जो यहां पर सी है, मोर देन 1 ओम एंड लेस देन 3 ओम, करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 32 है वहां पे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 आइडेंटिकल कोएक्सियल केबल है और ये दोनों में आई करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और दोनों में आई करंट फ्लो होने के बाद सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है आई करंट दोनों में, और दोनों ही एक दूसरे के आपस में आ रहे हैं, यानी अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये इधर आ रहा होगा और ये इधर आ जाएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे होंगे तो हमको बताना है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्या एब्जॉर्ब करने वाले हैं। क्या हम देखेंगे कि करंट इंक्रीज हो रहा है, क्या डिक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं। जब भी ये दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे का अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा फ्लक्स है, फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और हमने लेंस लॉ भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारा फ्लक्स लिंकेज इंक्रीज हो जाता है तो इसको अपोज करने लगेगा। और किसको अपोज करने लगेगा, जो इस फ्लक्स को पैदा कर रहा है। इस फ्लक्स को पैदा कौन कर रहा है, ये करंट ही तो पैदा कर रहा है। तो करंट को अपोज करने लगेगा, इस वजह से हमको क्या देखने को मिलेगा, करंट में डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, द करंट इन ईच विल बी डिक्रीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 33 ये क्या कह रहा है, 33 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये आया है आपके ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से। यहाँ पर लेंस का क्वेश्चन है, अ नियर साइटनेस पर्सन वेयरिंग अ ग्लास ऑफ 5.5 डायोप्टर। तो पावर हमको पता है पहले कितना है, 5.5 डायोप्टर। और बता क्या रहा है, इसको कौन सी बीमारी है, इसको बीमारी है नियर साइटनेस की। इसका मतलब इसको मायोपिया है, और मायोपिया करेक्ट करने के लिए हमको कौन सा लेंस चाहिए होता है, कॉनकेव लेंस। कौन चाहिए होता है, कॉनकेव। और कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है वो किस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो इसका मतलब जो पावर है ये 5.5 नहीं बल्कि -5.5 डायोप्टर होगा, ठीक है। यहां पर ठीक है। अब इसको डॉक्टर ने बोला कि तुम्हारा आंख थोड़ा करेक्टनेस की जरूरत है, तो उसने उसको +1 डायोप्टर का करेक्ट करके बताया, ठीक है। अब जब इसने +1 डायोप्टर का करेक्ट किया होगा तो पावर हमारा क्या हो गया होगा, -5.5 + 1, ठीक है।
इसका मतलब 4.5 हो गया होगा हमारा, क्या आ गया होगा हमारा 4.5 डायोप्टर। जब हमारा पावर 4.5 डायोप्टर है तो इससे हम अपना फोकल लेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f होता है। तो f यानी पावर का रेसिप्रोकल, तो f इक्वल टू 1/4.5 करेंगे तो हमारा आंसर निगेटिव में -22.22 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कि जो कि आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो 33 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हमारे 34th नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 34th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक एक्सेलरेशन क्या होगा जब एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में अपने आप को किसी स्पेसशिप से अलग कर लेता है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं, क्योंकि अगर कोई स्पेसशिप में है, ठीक है, और वहां से कोई एस्ट्रोनॉट अपने आप को वहां से अलग कर लेता है, तो क्योंकि यहां पर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट जैसे कि प्लैनेट या फिर कोई स्टार नजदीक में नहीं होगा, तो इसके ऊपर जो ग्रेविटी पड़ रही होगी वो बिल्कुल ही जीरो के बराबर हो रही होगी। ऑलमोस्ट नथिंग ग्रेविटी होगा यहाँ पर। और ग्रेविटी जब हमारा जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ग्रेविटी जीरो है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर फोर्स यहाँ पर कुछ भी अप्लाई नहीं हो रहा है। F इक्वल टू एम ए, जहाँ पे एक्सेलरेशन ही जीरो है तो फोर्स इसके ऊपर कुछ भी पड़ नहीं रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हमको पता चलता है, कौन से लॉ से पता चलता है ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ से पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कह रहा है? 35 नंबर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस लिया गया है और ये एक लिक्विड में गिर जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल ही सेम है। तो अब आपको फोकल लेंथ कैलकुलेट करके बताना है। तो हम यहाँ पर लेंस मेकर फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 एंड 1/r1 प्लस 1/r2। ओके, तो यही फॉर्मूला हम यहां पर लगाएंगे। और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है तो हमारा क्या होगा, म्यू नॉट बाय म्यू वन क्या होगा, म्यू वन बाय म्यू टू आप बोल लीजिए। तो ये दोनों सेम है तो ये कट के हमारा 1 हो जाएगा। तो यानी म्यू का वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो 1 - 1 करने पे ये वैल्यू ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो गया यानी 1/f का वैल्यू 0 हो गया। तो f जब निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो गया, इंफिनिटी। तो यहां पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहां पर जो है बी वो करेक्ट हो जाएगा। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। यहां पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बोला गया है जो कि पोटेंशियल एनर्जी पर है। एक बॉल है ए एंड एक बॉल है बी, इन दोनों का मास इक्वल है और हमको बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी का अगर फॉर्मूला देखें हम तो क्या होता है, mgh, ठीक है। यहां पर एक चीज नोटिस करने की बात है कि मास जब इक्वल हो गया तो इस मास से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो ग्रेविटी है इन दोनों बॉल पे लग रही होगी वो भी क्या लग रही होगी, सेम लग रही होगी। तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला पोटेंशियल एनर्जी को। तो मेन फर्क किससे पड़ रहा होगा, हाइट से, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है यहाँ पर, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और ए का बोल रहा है पोटेंशियल एनर्जी 3 टाइम्स है देन बी। तो इसका मतलब ये जो ए है इसके पास 3 टाइम्स ज्यादा हाइट गेन किया होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। 3 टाइम्स बढ़ने के लिए 3 टाइम्स इसको बढ़ना पड़ा होगा। तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ पे क्लियरली है, थ्राइस एज द हाइट एज बी। तो बी का जितना हाइट होगा उससे 3 गुना ज्यादा इसका हाइट होगा, तभी 3 गुना ज्यादा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं क्या कह रहा है। If the speed of rotation of earth increases, then what will be the value of weight? तो हमको बताना है कि वेट का क्या होगा अगर स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, g माइनस ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा का, और इक्वेटर पे ये थीटा का वैल्यू होता है 0। तो इसी वजह से हमारा ये cos थीटा क्या हो जाएगा, 1। तो हमारा फॉर्मूला जो हो गया ये हो गया g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेविटी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, ओमेगा स्क्वायर पे, यानी रोटेशन पे। और रोटेशन अगर इंक्रीज होगा तो हमारा ग्रेविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आराम से लिख सकते हैं कि ग्रेविटी जब डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हमारा जो वेट है
ठीक है, यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहा है, वेट की बात कर रहा है। तो वेट हमारा mg होता है और ये क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर वेट ऑफ द बॉडी विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यहां पर देखते हैं ये क्या कह रहा है। यहां पे कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg स्लाइडिंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड। एक 2 kg का ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी दिया हुआ 4 मीटर पर सेकेंड पे स्लाइड कर रहा है और कह रहा है कि जो फ्रिक्शन है वो भी फ्रिक्शनलेस सरफेस है और हॉरिजेंटल टेबल पे फ्लो कर रहा है, यानी हॉरिजेंटल डिस्टेंस पे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स रिक्वायर्ड पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, फोर्स हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वेलोसिटी है ये 4 मीटर पर सेकेंड ही रहने वाला है। ठीक है, और क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी नहीं, तो एक्सीलरेशन है नहीं, इसी वजह से हमारा फोर्स भी जो हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ऑप्शन नंबर बी पे करेक्ट कर सकते हैं, जहां पे 0 न्यूटन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। ये भी अगेन एक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ आर। अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है, रो एल बाई ए। तो जहां पर ये सब वैल्यू दिए हुए हैं, लेंथ हमारा दिया हुआ है और लेंथ एल दिया हुआ है, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया भी ए दिया हुआ है। इसके बाद पूछ रहा है कि अगर एक और दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको R1 मानते हैं, इसको R2 मानते हैं। ठीक है, और ये बोल रहा है कि इसमें जो लेंथ है वो ट्वाइस है, तो यहाँ पे 2L ले लेंगे। ठीक है, और जो एरिया है तब पूछ रहा है कि ये क्या रहने वाला है, एरिया क्या होने वाला है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कब, किस केस में, जब R1 इक्वल टू R2 है, यानी ये दोनों रेजिस्टेंस सेम ही होने वाले हैं। दोनों रेजिस्टेंस सेम होने का मतलब सिंपल है कि यहां पर ये जो वैल्यू है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 रो एल बाई ए। ठीक, यहां पर अगर 2 हो जाए तभी तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हमारा सेम R1 आ जाएगा जो कि पहले था रो एल बाई ए। तो इसका मतलब एरिया को भी ट्वाइस होना जरूरी है, तभी जाके हमारा R1 और R2 इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब एरिया इक्वल टू 2A होना चाहिए इन दोनों रेजिस्टेंस को सेम होने के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। A boy of height 1.5 मीटर and his eyes level is at 1.4 मीटर, यानी एक लड़का है जिसकी हाइट होगी कुछ 1.5 मीटर और इसकी आंखों की अगर लेवल देखें तो 1.4 मीटर होंगी, जो कि 0.1 मीटर नीचे होंगी। ठीक है, और यहां पर एक मिरर है जो कि लिया गया है 0.75 मीटर्स का। एक मिरर ले लेते हैं, प्लेन मिरर, जो कि 0.75 मीटर्स का है और ये किसी हाइट पे रखी हुई है। कितनी हाइट पे, 0.8 मीटर की हाइट पे रखी हुई है। ठीक है, ये हाइट हो गई 0.8 मीटर की और यहां पर एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो सिमिलर ट्राइंगल के मेथड से, तो आपको पता चलेगा ये अपनी फीट्स को नहीं देख पा रहा हो, कांट सी हिज फीट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है हमारा सी वो करेक्ट हो जाएगा, इसको अपनी फीट्स नहीं दिखाई देगी। ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा है, इसको मैं अभी करना नहीं चाहता क्योंकि आपको और भी क्वेश्चंस बताने हैं। तो चलिए हमारे 41 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं वो क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। चलिए यहां पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है। एक बर्ड है, वो फ्लाई कर रहा है विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और एक कार उसी टाइम में यहां से चल रही है। ठीक है, एक कार भी ले लेते हैं और ये कार चल रही है उस समय कितने स्पीड से, इसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है और इसको जाना कहाँ है, पॉइंट बी टू ए जा रहे हैं। ये पॉइंट बी है जहां से ये लोग शुरू कर रहे हैं और इनको जाना कहाँ है, पॉइंट ए तक जाना है सपोज करते हैं। ठीक, अब ये जो पॉइंट है ये कितनी दूर है, 40 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये भी आपको पता है, ये भी पता है। अब हमको बता रहा है कि एक बर्ड क्या कर रही है, बर्ड ऑब्वियसली तेज चल रही है, तो पहले पॉइंट बी से ए पे पहले पहुंच जाएगी और बी से ए पे पहुंचने के बाद वो क्या कर रही है कि वो उड़ के यहां तक जाती है और फिर कार जहां तक भी पहुंचा रहता है उसको टच करती है
और फिर उसके बाद इमीडिएटली बैक हो जाती है, और फिर ऐसे ऐसे करते करते क्या होगा, एक टाइम इवेंचुअली जब तक कार यहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक ये ऐसा ऐसा करते रहती है। तो इस वजह से आपको बताना है कि ये जो बर्ड है ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस कार को जितना टाइम लग रहा होगा यहां तक पहुंचने में, वो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, टाइम ऑफ कार ये कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर हमको इतना टाइम पता चल जाए, क्या है यहाँ पर, स्पीड है 8 और 40 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं 40 किलोमीटर डिवाइड बाय 8 कर लेंगे, 8 5 40, यानी 5 आवर्स लगने वाले हैं किसको, इस कार को यहां पहुंचने में। ठीक है, अब जब हमको स्पीड मालूम है इसका 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये जब तक करते रहेगी तो इसका मतलब ये उतनी देर तक करेगी ना जब तक 5 घंटे नहीं हो जाते। तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ बर्ड, ये 5 घंटे तक करने वाली है, तो अपने स्पीड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं इतने टाइम में, तो हमारा वेलोसिटी हमको पता है 10 हो जाएगा, और इनटू टाइम यानी 50 किलोमीटर ये डिस्टेंस तब तक में ट्रेवल कर ली होगी। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा 41 का। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 42। यहां पर क्या कह रहा है देखते हैं, एक रॉकेट है, उसका मास है 6000 केजी, मास हमको गिवन है 6000 किलोग्राम, और यहां पर बता रहा है कि फॉर वर्टिकल फायरिंग करनी है, और उस एग्जॉस्ट स्पीड है 1 किलोमीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इसकी बता रहा है 1 किलोमीटर पर सेकेंड लिखिए, या फिर लिखिए 1000 मीटर पर सेकेंड। तो हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको यहीं पे। अब अपवर्ड एक्सेलरेशन लेना है, कितना का लेना है, 20 मीटर पर सेकेंड के अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए हमको इसकी जो गैसेस हैं वो कितने स्पीड में निकलनी चाहिए। तो 20 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर एग्जॉस्ट पता करना है, तो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, आप लगा सकते हैं, F इक्वल टू U इंटू DM बाय dt का। ठीक, यहां पर जो U है हमारा क्या हो जाएगा, U आपको गिवन है, U हमारा हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1000 हमारा U हो गया, और DM बाई dt हमको निकालना है, और यहां पर जो हमारा फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg लग रहा होगा कि नहीं। ठीक है, मास हमको गिवन है, मास हमको गिवन है 6000। ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 6 टू जा 12,000 हमारा यहां पर फोर्स जनरेट करना पड़ेगा। इतना फोर्स जनरेट करने के लिए आप यहां पर इसको इक्वेट कर सकते हैं 6000 इंटू 20 से, या फिर डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, और इसके बाद जब हम इसको यहां ले जाएंगे ये सारी 0 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 6 टू जा 12 आ जाएगा 120 kg पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका 120 kg पर सेकेंड। ठीक है, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन है, अ स्मॉल मैग्नेट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेट विल बी। तो हमको बताना है कि एक छोटा सा मैग्नेट है और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलरली रख दिया गया है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो एक्सपीरियंस फोर्स होगा वो कैसा होगा, जब भी अगर ऐसा होगा तो यहां पर हमको एक रोटेशनली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स सिंपल सा होगा, रोटेशनल मोशन। आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, ए साइक्लिस्ट कम टू ए स्लाइडिंग स्टॉप इन 10 मीटर। एक साइक्लिस्ट है, वो साइकिल चलाते स्लाइड करके 10 मीटर में रुकता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू द रोड इज 200 न्यूटन। तो यानी जब ये स्लाइड कर रहा था, कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे ले लेते 10 मीटर का, और ये स्लाइड कितना कर रहा था, 200 न्यूटन का फोर्स यहाँ पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्टली अपोजिट द मोशन, और डेफिनेटली ये उल्टे डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी लेंगे। ये देखते हैं कैसे, और हमको बताना है हाउ मच वर्क डन द रोड डू ऑन द साइकिल।
तो यहाँ पे रोड कितना वर्क डन कर रहा होगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स हमको पता है यहाँ पर कितना लिया गया, 200 लिया गया है, ठीक, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 10 मीटर का, यानी 2000 का तो हमारा निकल गया आराम से वर्क डन, बट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन लिया गया है, इसी वजह से आंसर जो होगा वो किस में होगा, नेगेटिव में होगा। तो वर्क डन हमारा हो जाएगा -2000 जूल। ठीक है, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। यहाँ पे क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द मून एंड अर्थ इज डी। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ये हमारा अर्थ हो गया और ये हमारा मून हो गया, और इसके सेंटर टू सेंटर का डिस्टेंस जो दिया है वो हमको दिया हुआ है डी। ठीक है, द मासेस ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स। तो ऑब्वियसली अर्थ बड़ा है तो इसका मास जो है वो बता रहा है 81 टाइम्स है किसके, मून के। ठीक, अब हमको बताना है एक ऐसा पॉइंट जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाए। तो आप सोचिए यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर जीरो होगी, सेंटर में तो होगी नहीं, क्योंकि इसका ग्रेविटी ज्यादा होगा, मास ज्यादा होने की वजह से, और ये किसके नजदीक है, तो हमारा सेंट यहां पे कहीं होगा जो कि मून से नजदीक होगा और अर्थ से दूर रहा होगा। ठीक, यहीं पे अगर कैलकुलेशन की बात करें तो एक छोटा सा फॉर्मूला यहां पर आप लगा सकते हैं, जो कि हमारा x या फिर यहाँ पे d लिख लीजिए, अगर स्मॉल d हमको फाइंड आउट करना है तो वो किसके बराबर होगा, √81 टाइम्स जो है हमारा मून्स का, और डिवाइडेड बाई √81m इंटू √m प्लस। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा √9, तो ये 9d/10 आएगा। यहाँ के ऑप्शन में जो है यहाँ पर 9d/2 दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होना चाहिए इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हमारे क्वेश्चन नंबर 46 पे, देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पे एक ग्राफ है जो कि आप देख पा रहे होंगे, और यहाँ पे पूछ रहा है इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको बताना है कि आपका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कितना रहा होगा। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमको एरिया क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व हमको दे रहा होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हमको पता है। तो ये एरिया देखिए, ये एरिया हो गया, ये पॉजिटिव में, ये एरिया नेगेटिव में है, और ये एरिया फिर से पॉजिटिव में है। तो जब हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो इन तीनों को, इस एरिया को ए बोल देता हूं, ये बी बोल देता हूं, ये एरिया सी बोल देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है इनको और इनको और इनको डिस्टेंस के टाइम पे ऐड कर लेंगे। क्या करेंगे, डिस्टेंस के टाइम पे ये तीनों एरिया ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे, और जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी तो हमको ए प्लस करना है, लेकिन ये नेगेटिव में है तो बी माइनस में हो जाएगा, और फिर प्लस सी। ठीक है, ये तीनों जब आप कैलकुलेट कीजिएगा, आप यहाँ पे वेलोसिटी जितना भी है और टाइम ड्यूरेशन जितना भी है उन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, यहाँ का एरिया निकल जाएगा, फिर यहाँ का एरिया, फिर यहाँ का एरिया। तो यहाँ पे जब हम डिस्टेंस का कैलकुलेट कर लेंगे, डिस्टेंस का यहाँ पर ए का वैल्यू आ जाएगा 4 × 2 प्लस 2 × 2 प्लस 2 × 2। ठीक है, ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16 मीटर। एंड वहीं पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पर बस माइनस हो जाएगा, 4 × 2 माइनस 2 × 2 प्लस 2 × 2, जो कि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 8 मीटर्स के बराबर। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पता चल गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, 8 मीटर्स एंड 16 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये कैलकुलेट करिए, ये पहले बस पूछ रहा है, ये बाद में पूछ रहा है, तो इसीलिए हमारा 8 पहले और 16 बाद में जिसमें है, जो कि ऑप्शन नंबर ए, वही करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 47 पे। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पर। यहाँ पर देखते हैं क्या कह रहा है। 47 नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए स्क्रीन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज प्लेस पोजिशन सच दैट द साइज ऑफ द इमेज इज 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इमेज की हाइट दी हुई है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद व्हेन द लेंस इज शिफ्टेड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट जो होती है 1 सेंटीमीटर पे जाती है, या डिक्रीज हो जाती है 1 सेंटीमीटर पे साइड आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको बताना है द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। हमको फोकल लेंथ भी निकालना है और साइज भी निकालना है। इसका कैलकुलेशन आप सपोज कर लीजिएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है इसका। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम हाइट की बात करें, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें, तो h1 रूट अंडर h1 इंटू h2 कर सकते हैं, जो कि हमारा रूट अंडर 9 इंटू 1 हो जाएगा, जो कि हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट निकल चुका है। यहाँ पर अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v बाई यू, यानी 9 सेंटीमीटर का था और 3 सेंटीमीटर का हमारा है, तो 3 टाइम्स हमारा मैग्निफिकेशन हो गया, मैग्निफिकेशन हमारा 3 टाइम्स हो गया। और यहीं पे अगर हम v की बात करें, ठीक है, v अगर कैलकुलेट करना हो हमको तो हम v कैसे कैलकुलेट करें, 20 प्लस u करके, और यहीं पर और यहीं पर आप देखिए, अगर हमको v की वैल्यू लिखनी हो, v इक्वल टू लिख सकते हैं ना m इंटू यू, तो m की वैल्यू 3 है, तो v इक्वल टू 3u हो जाएगा। और इंटरचेंज करने के बाद हम ये लिख सकते हैं 3u इक्वल टू 20 प्लस u, ठीक है। अब इंटरचेंज करने के बाद ये इक्वेशन आया, और यहाँ पर हम u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर निकाल लेंगे, और हमारा v जो होगा वो होगा 20 प्लस u यानी 10, तो ये आ जाएगा हमारा 30 सेंटीमीटर। तो हमको u की वैल्यू आ गई और v की भी वैल्यू आ गई। u और v पता है, तो हम अपना फोकल लेंथ कैसे कर सकते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u से आप v का वैल्यू और u का वैल्यू जब पुट कीजिएगा तो 1/f इक्वल टू हमारा फोकल लेंथ आ जाएगा 1/v जो हमारा 30 है प्लस 1/10 करेंगे तो f इक्वल टू हमारा आएगा 7.5, ठीक है। और यही ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7.5 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ गया। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन 48 पे। जल्दी से आप 48 नंबर क्वेश्चन पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 एलिफेंट है ए बी सी, ये तीनों एक ही डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ए बी और सी, विथ कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। और ये इनका स्पीड भी दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और सी का स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और u यहाँ पे b का नहीं है तो u मान लेते हैं, u मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड मान लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि द सेपरेट बिटवीन a एंड b इज d, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो है d, एंड सेपरेशन बिटवीन b एंड c ये भी सेम है, ये भी है d, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है d, एंड b कैचेस c, यानी b जो है c को पकड़ लेता है, ठीक है। और जब ये पकड़ लेता है तब द सेपरेशन बिटवीन a एंड c इज 3d, यानी ये उस समय जब पकड़ लेता है तो ऑब्वियसली c के पास होगा, और उस समय ये हो जाएगा 3d, ठीक है। b और c यहां पर जब पकड़ लेता है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है b का आ जाएगा आपका 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसीलिए यहां पर आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ले लीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर पर सेकेंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 को भी। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 49, वो भी जल्दी से देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, वन कैन नॉट सी थ्रू द फॉग बिकॉज, फॉग से हम क्यों नहीं देख पाते हैं, तो यहाँ पर लाइट जो है स्कैटर्ड हो जाती है, ऑब्वियसली जो ड्रॉपलेट्स होते हैं फॉग के छोटे छोटे उनसे स्कैटर्ड हो जाती है, इस वजह से नहीं देख पाते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर आप यहाँ पे डी लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, वो भी लास्ट नंबर देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, जल्दी से आप इसको देख लीजिए। यहाँ पर जो है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल हीटर लिया गया है और उसको एक कनेक्शन पे दिया गया है, यहाँ पर ये हीटर है, ठीक है। और यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस है जो कि R ओम का है, ठीक। और ये हमारा सप्लाई दिया गया है यहाँ पर 100 वोल्ट्स का, ठीक है, 100 वोल्ट का सप्लाई दिया गया है, और ये 10 ओम का है, ठीक। और ये हीटर की वैल्यू जो है वो है 1000 वाट की, ठीक है, का जब ये 100 वोल्ट पे चलता है तब। हमको बताना है कि जो R है, इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है कब, जब हमारा 62.5 वाट का हो। तो हमारे पास पहले जब 100 वोल्ट से चल रहा होता है तब हम इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, तब हमको इस हीटर का रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। तो हीटर का रेजिस्टेंस निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। तो यहाँ पर V स्क्वायर बाई R, उसी से हम R निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई पावर, तो V स्क्वायर 100 स्क्वायर बाई पावर जो हमारा है
1000, तो इससे हमारा आ जाएगा 10 ओम। तो इसका मतलब हीटर का रेजिस्टेंस भी हमको पता चल गया, जो कि है 10 ओम। ठीक, 10 ओम जब हीटर का रेजिस्टेंस है तो हमको पावर अब क्या करना है, कम कर देना है। अब पावर कितना हो गया, 62.5 वाट्स। ठीक है, इसके वजह से तो हमारा आई स्क्वायर आर पता कर लेते हैं। आर हमको पता चल चुका है 10 ओम है। ठीक है, 10 ओम है, तो इस कारण से हमारा आई स्क्वायर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 और पावर हो जाएगा 62.5 वाट। इसको 10 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6.25 आई, और आई के लिए आई स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर आ जाएगा 6.25 रूट अंडर हो जाएगा। तो आई की वैल्यू जो हमारी आएगी वो आ जाएगी हमारी 2.5 एम्पियर। ठीक है, हमारा करंट निकल चुका है 2.5 एम्पियर। अब इस करंट का मतलब क्या हुआ कि यहां पर 2.5 एम्पियर अगर जाए तभी तो ये इतना पावर प्रोड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, अब अगर यहां पर 100 वोल्ट जा रही है और यहां पर 2.5 एम्पियर जा रहा है, तो यहां पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं यहां पर वोल्टेज क्या रहा होगा, इस टाइम पे वोल्टेज क्या रहा होगा इस पर्टिकुलर में। तो V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। I हमको पता चल चुका है 2.5 और रेजिस्टेंस हमको पता है 10 हीटर का रेजिस्टेंस, यानी वोल्टेज रहा होगा हमारा यहाँ पर 25 वोल्ट। इसका मतलब इस जगह पर 25 रहा होगा। तो वोल्टेज डिवीजन रूल से जब देखेंगे तो यहाँ 25, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, बाकी बचा हुआ यानी 75 वोल्ट यहाँ होगा और 25 वोल्ट यहाँ पर रहा होगा। तो यहाँ से हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से जब आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो I इक्वल टू क्या होगा, V बाई आर 75 डिवाइड बाई 10, ये आ जाएगा आपका 7.5 एम्पियर। इसका मतलब यहाँ से करंट जो जा रहा है वो 7.5 एम्पियर जा रहा है और यहाँ पर 2.5 जा रहा है। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर 5 एम्पियर का करंट जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट डिवीजन रूल में सेम होना चाहिए। 5 प्लस 2.5 करेंगे 7.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर जब करंट पता चल गया हमको तो यहाँ पर रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, बहुत ईजी है। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा V बाई आई, तो V बाई आई कर लेंगे। वोल्टेज हमको पता चल चुका है, वोल्टेज कितना है यहाँ पर 25 वोल्ट, 25 वोल्ट और करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर का। तो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा वो 5 ओम का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 ओम। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर की आपको मिल चुके होंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर की यहाँ पर है। थैंक यू।